लोगों से सुनने को मिलता है जी मैंने आज इस चीज को देखा, बहुत देखा, फिर रात को ख्वाब में भी उसको देखा। तो क्या ये ट्रू है? इस चीज के साथ इंसान इस दुनिया में भेजा गया था ना, अट्रैक्शन है ऑपोजिट जेंडर में, तो वक्ती तौर पे वो गुजरते वाला जो टाइम पास वाली एक फीलिंग आती है ना, वो अट्रैक्शन तो आप फील करते हैं। साइकोलॉजिस्ट प्यारे बहुत होती है, खासकर फीमेल। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपके पास पेशेंट आता है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है, तो वो 99% लोग कहते हैं कि जी अब पेशेंट जो है वो ठीक हो गया हुआ है। किसी भी इशू में जाता है, वो मेंटली डिप्रेशन में होता है या जो भी होता है, उसकी मैं समझता हूँ पहली वजह तो यही है, जब वो साइकोलॉजिस्ट को देखेगा तो देखते ही वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इतनी प्यारी होती है। और शादी से पहले बड़े वादे, बड़े मुआहदे, बड़े प्रॉमिसेस, जान हो और खाना शाना हम इकट्ठे खाएंगे और जो है ना सारी बातें डिस्कशन। जो ही शादी होती है उसके बाद जो है ना दोनों रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, और वो जानो मानो और वो अंडरस्टैंडिंग क्यों खत्म होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रजा और नुक्ता चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो यूसीपी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मैम को सुनते और देखते होंगे। हमारे साथ मौजूद है वन ओनली सबा फयाज। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दानियाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं आपके शब रोज़ यहाँ यूसीपी में? अल्लाह का शुक्र है, अच्छे गुजर रहे हैं तो आपके साथ बैठे हुए। चलिए, अच्छा, अल्लाह के हमेशा अच्छे गुजरे। थैंक यू। मैम, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ह्यूमन साइकी क्या होती है। हमने इस तरह से मिक्स करके बनाया है। आजकल हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हर दूसरा बंदा दिल का मरीज होता है, अच्छा, प्यार में मुब्तला होता है। तो हमारा जो पहला सवाल है, क्वेश्चन है, वो भी ये है मोहब्बत की पायदारी पर। अच्छा। क्या मोहब्बत की जो पायदारी है वो तब्दील हो सकती है, या उसमें कोई चेंजिंग आ सकती है, या खत्म हो सकती है? अच्छा दानियल, खत्म तो नहीं हो सकती। देखिए, इंसान इस जज्बे के साथ, इस इमोशन के साथ दुनिया में आया है, ठीक है। ये वो इमोशन है जो अल्लाह ने आपके अंदर रख के आपको इस दुनिया में भेजा। तो अगर मैं ये कहूँ कि हाँ ये खत्म होगा, तो ऐसा नहीं है। ये जज्बा, ये इमोशंस, इंसान इमोशंस के साथ ही बना हुआ है ना, जिसमें गुस्सा, आपका एंगर, आपके दुख, खुशियां, गम, प्यार, मोहब्बत, ये सब एक साथ ही है। हाँ, जैसा अब आप जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हैं कि ये बदलता है या वक्त के साथ साथ ये कोई अपनी शक्ल तब्दील करता है, तो जिससे प्यार होता है वो उसकी शक्ल तो बदली जा सकती है, लेकिन जज्बा तो वही है ना। जज्बा तो जो आपके अंदर एक मोहब्बत का है। देखिए, ये सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हम फिजिकली किसी को देखेंगे तो हम एक अफेक्शन फील कर रहे हैं। आपको कोई बच्चा देखते हैं, हम उसको, हमें वो भी प्यारा लगता है। हम कोई खूबसूरत, कोई कलर, कोई नेचर में जाते हैं तो हमें वो भी चीज प्यारी लगती है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि जज्बा खत्म हो गया। हाँ, जज्बा बहुत सारे रंगों में है। जज्बा आपकी नेचर में है। जज्बा मोहब्बत की वो जो एक रेनबो है, कौसे कज़ा है, वो तो आपके इर्द गिर्द फैली हुई है। वो फिर एज अ ह्यूमन आप जहां से भी समेट सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसे हर्ज नहीं है। सही, ओके। अच्छा, हमें प्यार हो गया। अच्छा। तो पता नहीं लगता, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हमारे मुआशरे में जो चीजें चल रही है कि प्यार होते हुए देर नहीं लगती, फिर वो नफरत में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वो प्यार से नफरत में जो कन्वर्ट होती है, वो एक क्या मामला है, और उसके बाद जो है ना नफरत हमारी शख्सियत में क्या असर डालती है, और इसको कम किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको प्योर एक साइकोलॉजी से जवाब देना चाहूंगी कि देखें, जो नफरत का इमोशन है ना, वो हमारे अंदर कहाँ से आया? वो गुस्से से आया, एंगर से आया। सो ये वही वाली बात है कि एक थॉट, एक सोच आपके दिमाग में आ गई, और अगर आपने उसको कोई रास्ता सही नहीं दिखाया तो वो भटकती फिरेगी ना, ठीक है। तो वो फिर एक नेगेटिव चेंज की, एक नेगेटिव थॉट्स की एक चेन बन जाती है। एक बुरी सोच आती है, हम उस बुरी सोच को लेके और ज्यादा बुरा सोचना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस फेज से, एक बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं। अगर यही हम अपने आप को पैगाम देना शुरू करें, मैसेज देना शुरू करें कि ये चीज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरी मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो मोहब्बत और प्यार का जज्बा है ना, ये टोटली रिलेट टू पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग ऑफ अ पर्सन। तो आप चीज को पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव परसीव करेंगे, तो वो आपको खूबसूरत लगेगी, आपको ऑटोमेटिकली उससे प्यार होगा। अगर आप उसमें अपनी अना को ले आएंगे, ईगो को ले आएंगे, तो फिर नफरतें ही है। फिर नफरतों पे तो लोगों की जंगें हो गई। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं ना,
और कोई शख्स फीमेल अपोजिट, अगर कोई फीमेल आ रही है तो उसको कोई मेल अच्छा लगने लग जाता है, अगर कोई मेल जा रहा है तो उसको फीमेल अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है, तो उस टाइम तो बहुत उसको अच्छी लगती है कि मैं काश जो है ना मेरी इसके साथ कोई बॉन्डिंग होती है, काश इसके साथ कोई बॉन्डिंग हो सकती। लेकिन वो वहां से जब आगे जाता है या वो आगे जाती है तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उस तरह का कोई और शख्स या किसी और मामले में चले जाते हैं तो वो चीज भूल जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो क्या है, ये अट्रैक्शन है क्या? वक्ती फिनोमिना है, ये सिर्फ टाइम पास वाली एक फीलिंग है। और दूसरी चीज ये है कि देखें ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन तो रखी है, इस चीज के साथ इंसान इस दुनिया में भेजा गया था ना, अट्रैक्शन है ऑपोजिट जेंडर में। तो वक्ती तौर पे वो गुजरते वाला जो टाइम पास वाली एक फीलिंग आती है ना, वो अट्रैक्शन तो आप फील करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको इस बात का ऐसे जवाब दूं कि उसी शख्स से अगर आपकी बॉन्डिंग होना शुरू हो जाए या गुजरते गुजरते ही चले कोई ऐसा करिश्मा हो गया कि आपकी उससे बॉन्डिंग हो गई, तो फिर आपकी क्या राय होगी? तो फिर राय बदलेगी ना उस शख्स को लेके। तो बस ये ऐसे ही है कि जो लोग हमारी सराउंडिंग में होते हैं, जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। उनके लिए हमारे पास मोहब्बत का जज्बा मुख्तलिफ है, उनके लिए हमारा गुस्से का जज्बा मुख्तलिफ है। फिर हम इसको थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले लेते हैं जी, जिससे प्यार है तो उस पे बंदा गुस्सा ना करे तो किस पे करे। हाँ जी, लेकिन वही कि एक जब लाइन क्रॉस करते हैं, लिमिट क्रॉस होती है, तो चीजें तभी एबनॉर्मैलिटी की तरफ जाती है। ठीक है। वैसे भी हम देखते हैं सराउंड में कि प्यार भी अच्छा चल रहा होता है, मेल फीमेल जा भी अच्छे रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ इस तरह की इश्यूज क्रिएट होते हैं। और जो एक औरत का और एक मर्द का एक डिसिप्लिन है, जो पैरामीटर्स हैं, जब वो उनको फलांगते हैं, उनसे आगे जाते हैं, तो वो खुद ब खुद नफरतों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों से सुनते हुए ऐसे मिलता है कि जी हमारा जो है ना रिलेशन खत्म हो गया, तो रीजन पीछे से वही निकलती है कि कुछ इस तरह के पैरामीटर्स जो हमारे हैं, उनको जब ये उनसे आगे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही इनका जो है वो ब्रेकअप हो जाता है। और दानियल, वो ये बात है कि वो हमारी अना को हवा मिल रही होती है ना, हम अपने इगोइस्टिक इश्यूज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। हमने हर चीज में छोटी छोटी बातों में तो अना का मसला निकाल लिया, ठीक है। तो वो ये वजह है, वो जो बेसिकली वो जो रिलेशनशिप आप कह रहे हो कि टूट जाते हैं, ये रिश्ते टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नफरत इतनी बढ़ जाती है, तो आप खुद बताएं, कभी वैल्यूएट करके देखें, आपको अंदर का मसला ही नजर नहीं आएगा, सिवाय इसके कि बस अना का है कि अना का मसला कि उसने ये कह दिया तो मैं भी ऐसे नहीं करती, या मर्द कहता है कि अगर वो यूं करेगी तो फिर मैं भी मर्द हूं, मैं भी ऐसे नहीं करता। तो ये मेल ईगो और वो जो फीमेल साइड की ईगो है ना, ये दोनों आपस में लड़ रही होती हैं और उसमें जो है वो लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ओए ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये बिल्कुल गलत है। अपनी ईगो को संभाल के रखेंगे, इसी से रिश्ते आगे चलेंगे। अच्छा मैम, काफी लोगों से ये चीजें सुनने को मिलती हैं, ऑब्जर्वेशन भी है काफी लोगों की, साइकोलॉजिस्ट प्यारे बहुत होती हैं, खासकर फीमेल। जैसे हम आपको देखें, आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपके पास पेशेंट आता है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है, तो वो 99% लोग कहते हैं कि जी अब पेशेंट जो है वो ठीक हो गया हुआ है, किसी भी इशू में जाता है, वो मेंटली डिप्रेशन में होता है या जो भी होता है, उसकी मैं समझता हूँ पहली वजह तो यही है, जब वो साइकोलॉजिस्ट को देखेगा तो देखते ही वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, इतनी प्यारी होती है और अट्रैक्शन होती है। तो ये क्या, इस बात में कितनी हद तक सदाकत है? पता नहीं, ये तो आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर मैं आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक भी करूं तो चले, फिर ये वो मरीजों के लिए भी कह लें कि एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनेगा कि चले अट्रैक्शन होएगी कि हम खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो शायद सेशन अच्छा गुजर जाए, टाइम अच्छा गुजर जाए। लोग जान के भी जाते होंगे चाहे ठीक भी हो। तो ये तो बस आपकी जनरल परसेप्शन है, मैं नहीं, वैसे भी हम जिन भी साइकोलॉजिस्ट को मिलते हैं 99% शायद इससे भी ऊपर जो है वो मोस्टली जो है बहुत प्यारी होती है, तो लोग जान के ही फीस दे के चले जाते होंगे कि यार आज जो है ना। नहीं खैर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, जान के तो कोई भी नहीं फीस दे के जाता। देखिए उसके पीछे मेहनत है, सेशन वैसे तो नहीं हो जाते। डिप्रेशन की आपने ऐसे नाम लेके बात किया, ये एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके ऊपर हम बात करना शुरू हो तो पूरा दिन शायद हमारा इस इंटरव्यू में ही गुजर जाए। तो खैर ऐसा नहीं है, इनको अंडरस्टैंड करना, बाकी आपके अपने स्किल्स भी होते हैं, आप किस तरीके से आप लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग वो भी मैटर करती है। सही। अच्छा मैम, हमारा एक और जो सवाल है वो ये है कि नफरत के जो जज्बात हैं उनको कम करने के लिए तालीम और तरबियत भी क्या उसमें कोई असरअंदाज है? जी बिल्कुल, तालीम हमें शऊर देती है, तालीम हमें ये सिखाती है कि हमने किस रोल में किस तरह से प्रेजेंटेबल होना है, एंगर को किस हद तक हम दिखा सकते हैं, कहाँ पे हमने कंट्रोल करना है, कल्चर वैल्यूज क्या है, किन नॉर्म्स को हमने डेविएट नहीं करना। तो ऑब्वियसली तालीम का बहुत बड़ा
रोल है हमारे रिश्तों में, हमारे इमोशंस को समझने में, अपनी शख्सियत को समझने में। तो मेरा ख्याल है कि जो शख्स, कोई भी इंसान अगर अपनी शख्सियत के बारे में जानता है तो वो अपने इमोशंस को भी समझता होगा, उसका अपने इमोशंस पे भी कुछ हद तक कंट्रोल होगा। कंट्रोल नहीं भी हो तो मैनेज तो यकीनन करना आता होगा ना, तालीम इतना शऊर तो आपको देती है। बिल्कुल ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, या उनकी जो है वो ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होती है, चाहे वो कम भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उनमें इतना शऊर, तमीज और इतने पोलाइट होते हैं कि समझ में आता है कि जो है हम लोग तालीम जो हासिल कर रहे हैं, मोस्टली उनमें से लोग कुछ होते हैं तकब्बुर में आ रहे हैं, जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ तो आपका जो है मेरे साथ कोई कंपटीशन या कोई कंपैरिजन बन ही नहीं रहा। तो वो मतलब उनकी क्या साइकी होती है आपके मुताबिक, एक साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक? वो एक अनपढ़ इंसान बगैर पढ़ा लिखा इतना अच्छा हमें जो है वो ट्रीट कर रहा है, और पढ़ा लिखा। दानियल, मैं एक चीज ऐड करूंगी, इंसान के जो तजर्बे हैं ना, एक्सपीरियंसेस, वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने बात की ना कि कोई अनपढ़ है लेकिन वो तजर्बाकार बहुत है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो एक्सपोजर है अराउंड द वर्ल्ड, वो इतना हो गया कि उसने उससे सीखा है। उसने किताबों वाला नहीं पढ़ा, लेकिन उसने वैसे दुनिया को बहुत पढ़ा है। किसी एक वजह से आप नहीं पढ़ सके तो आपके पास कोई शऊर है, कोई काम करने की सलाहियत है, तो आप उससे भी बाशऊर हो सकते हैं। ओके अच्छा मैम, जो हमारे दोस्त हैं, कुछ जानने वाले हमारे व्यूवर्स जो हैं, लोग ना बातें अक्सर छुपाते हैं, अपने जज्बात को छुपा लेते हैं। जी मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, लेकिन वो उस बात को छुपा के रखते हैं, इजहार नहीं करते। तो ये इस तरह माहिर क्यों होते हैं? कुछ लोग होते हैं कि जी वो मतलब निकाल देते हैं, कोई भी बात होती है जी मैंने ये कर दिया हो गया, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो पहाड़ के पहाड़ अंदर दबोच के रखे होते हैं बातों के, इतनी सारी चीजें। ये किस तरह एक बंदे में पैदा हो सकती है खासियत कि वो अपने अंदर इस तरह की इतनी चीजें जो है छुपा के रखे? देखिए, इंसान के तो जो तजर्बे और एक्सपीरियंसेस है ना, वो इंसान को इस मोड पे ले आते हैं। कुछ ना कुछ बचपन में कुछ ऐसा तजर्बा बुरा गुजर जाता है कि उसकी वजह, उस बेस की अनकॉन्शियसली हम अपनी चीजों को ना अपने अंदर दबाना शुरू हो जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज आपके इतने डेवलप हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं ये बात अगर अपनी सराउंडिंग में अपने दोस्तों से करूंगा या अपने किसी चाहने वालों से करूंगा तो वो जो है वो मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ, या मैं किस किस्म का शख्स हूँ, मैं कैसी सोच रखता हूँ, या मैं कैसा जज्बा रखता हूँ। तो इस वजह से भी कुछ लोग जो है वो ओपन अप नहीं करते हैं। देन एक और ट्रेड भी है, इंट्रोवर्ट होना भी इट्स अ ट्रेड। कुछ लोग जेनेटिकली, बायोलॉजिकली इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होते हैं। तो ये फिनोमेना भी है। अच्छा मैम, जो शादी से पहले हमारा जो सारा जो टॉपिक है वो चल यहीं पे रहा है, सारी की सारी बात, सारी की सारी डिबेट चल यहीं पे रही है। शादी से पहले बड़े वादे, बड़े मुआहदे, बड़े प्रॉमिसेस, जान हो और खाना शाना हम इकट्ठे खाएंगे और जो है ना सारी बातें डिस्कशन। जो ही शादी होती है उसके बाद जो है ना दोनों रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। मर्द है तो वो अपनी जगह दिखा रहा है, जैसे आप बता रही थी जी मैं मर्द हूँ, और औरत है तो वो अपनी जगह दिखा रही है अपना एटीट्यूड, जी मैं औरत हूँ, मैं घर को संभालती हूँ। और वो जानू मानू और वो अंडरस्टैंडिंग क्यों खत्म होती है? वो खत्म इसलिए होती है क्योंकि देखें, वो ना जब शादी नहीं हुई होती ना तो आपके लिए ना एक हनीमून टाइम होता है, एक हनीमून पीरियड होता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आप मुझे एक खुद इस सवाल का जवाब दें कि आप सारा दिन कितने घंटे एक शख्स के साथ गुजार सकते हैं? मैक्सिमम मैं अगर बात करूं तो मैं 2 से ढाई घंटे। जी, ये आपके सवाल का ये जवाब है कि जब ये 12 घंटे से 2-3 घंटे पे आती है ना बात, तो फिर वहां से जी वो अब तुम बदल गए और अब उसको लगता है कि अच्छा मैं तो पहले भी, अब मैं कमाऊं ना, अब मैं ये ना करूं, मैं बाहर ना जाऊं। तो ये छोटी छोटी चीजों से जो है वो मामला बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि रियलिस्टिक पॉइंट ये है कि कोई भी दो इंसान सारा दिन साथ नहीं गुजार सकते। आपकी ह्यूमन नेचर में भी ये चीज नहीं है। जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया ना, हम सारा दिन उनके साथ भी नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे। मुझे एक फैक्टर और भी लगता है, जो हम बड़ी बड़ी छोड़ते हैं ना शादी से पहले, चाहे वो फीमेल है या जब मेल है, जी मैं यहाँ, मैं यूं, मैं वो करूंगा, मैं फलां करूंगा, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे घर में ये है, और मैं वो दोनों के राज ना खुल के शादी के बाद सामने आ जाते हैं कि मैं इस तरह हूँ और तुम इस तरह हो। तो उसके बाद से क्लैश स्टार्ट। रियलिस्टिक नहीं है ना, मैंने आपको बताया रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। हमें ऐसे लग रहा होता है क्योंकि हम अडल्टहुड में है ना, ऐसे जवानी, हमें लगता है अच्छा हम तो ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो साथ ही रहेंगे और तो हमने कुछ करना नहीं। जब जिम्मेदारी पड़ती है तो लड़की के अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अपना रोल है, हस्बैंड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अपना रोल है। तो जब जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं तो फिर पता लग जाता है कि अच्छा जो हमने बातें की थी वो तो बस हवा में तीर छोड़े थे, अब क्या करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंसान लोनलीनेस का शिकार क्यों हो जाता है और इससे वो बाहर कैसे निकल सकता है? मतलब मुआशरा है, पूरी सोसाइटी है, इश्यूज भी उसको हो सकते हैं जिसकी बेस पे वो अकेला अपने आप को तनहा करता है, लेकिन ये जो मुआशरा है उसका सोल्यूशन है, वो उसमें जा सकता है। दानियल, ये सवाल ना आपका बिल्कुल एक डिफरेंट सवाल है। देखें, लोनलीनेस का शिकार हो जाना ये एक बड़े
मसले की तरफ इंडिकेट करता है, ये एक सीरियस मसला है। अगर आप पूछें कि इसको कैसे हल किया जा सकता इससे है या कैसे निकला जा कैसे सकता निकला, तो इसके लिए हमारे थेरेपीज हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, REBT है, इमोशनल थेरेपी है, जिसके थ्रू हम हेल्प करा सकते हैं, पेशेंट को सिखा सकते हैं, उसको मैनेज करना सिखा सकते हैं कि जो अपने जज्बों को में वो कमजोर है उनको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक अलग से डिबेट है, अगर किसी और दिन आप डिप्रेशन के ऊपर टॉपिक रखें तो हम इस पे काफी लंबी बात कर सकते बात हैं। वहीं पे आ जाती है ना कि मतलब वो जो लॉनलीनेस का शिकार होगा वो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो उसकी लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। आधा तो उसको देखते हुए ठीक हो जाएगा, बाकी जो है वो उनको जो है वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगी, और जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं जी, जिसके थ्रू आप थेरेपीज होती हैं, जी। हाँ, तो वो ख्वाब जो होते हैं, ड्रीम होते हैं, तो वो क्या हमारी जो पोशीदा ख्यालात होते हैं, हमारी ख्वाहिशात होती हैं, अनकॉन्शियस डिजायर को इंटरप्रेट किया जा सकता है। मतलब वो डिजायर जो आपकी अनकॉन्शियस में है वो ख्वाब की शक्ल में आपके सामने आती है। ठीक है, अच्छा, वो भी तो हो सकता है ना, बल्कि होता है, मैक्सिमम लोगों से सुनने को मिलता है, जी मैंने आज इस चीज को देखा, बहुत देखा, फिर रात को ख्वाब में भी उसको देखा। तो क्या ये ठीक है? अच्छा, आप इस सेंस में अगर कहें कि हाँ बहुत देखा, तो जाहिर है जब सारा दिन एक ही चीज देखनी है तो ये रात सोचा, को हाँ, क्योंकि हाँ वो फिर जब आप सारा दिन एक ही चीज सोचे जा रहे हैं तो आपके ब्रेन ने भी, आपकी मेमोरी ने भी उसको फीड कर लिया, फिर आपको वो वही दिखाएगा ना, वही टीवी पे भी वही नजर आएगा जो आप नशर करेंगे। तो ये इसलिए भी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये प्रोग्राम, हमारा आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया मैम। जी, तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है मैम सबा फयाज साहिबा, माशाल्लाह से काफी अच्छी बातें की हैं, और हमारे जो दिल के टूटे हुए लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इस प्रोग्राम को जरूर देखें, जरूर वॉच करें, इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव उनके लिए बातें हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।